नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर का लाइव टेस्ट लेने वाले हैं। 1 से लेकर 100 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको सभी प्रश्न ध्यान से देखना है और सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। लास्ट में आप लोग अपना पूरा स्कोर बताइएगा कि 100 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही होता है। या दोस्तों 29 अक्टूबर 2023 शिफ्ट सेकंड का पेपर है। इसमें कुल 100 प्रश्न पूछा गया है। 2 घंटे का समय दिया जाता है पेट एग्जाम में और 100 प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग अपने पास एक कलम एक कॉपी रखिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कॉपी में सभी प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, उसके बाद अपना आंसर बताइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर है दोस्तों। प्रीवियस ईयर के पेपर को आप लोग अच्छे से एक बार जरूर देखिए और सॉल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपको एक आइडिया लगेगा कि पेट एग्जाम में किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस WMC 2023 के किस संस्करण की मेजबानी की है? तो देखिए दोस्तों, यह करंट अफेयर का प्रश्न है। 2023 में पेपर हुआ था। 2023 से ही संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको 2025 में पेपर देना है, तो 2025 का जो करंट अफेयर है अच्छे से आपको तैयार रखना है। आप लोग कमेंट करके बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 26वें। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न आप लोग अच्छे से देखते हुए चलिए। ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस के 26वें संस्करण की मेजबानी की है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिम स्केया को 26 जुलाई 2023 को नैरोबी केन्या में आयोजित IPCC के 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए IPCC अध्यक्ष के लिए चुना गया है। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। इसी टाइप के प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है इस बार, तो ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ये सभी प्रश्न 2023 से संबंधित है। हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता ढांचे के लिए अपना पर्याप्तता निर्णय अपनाया। पर्याप्तता निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत डेटा यूरोपीय संघ से निम्नलिखित में से किस देश की कंपनियों में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा USA। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा USA। 3 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चौथा प्रश्न यहाँ से है। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस उद्योगपति के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी द्वारा की गई थी? ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जमशेद जी नुसरवान जी टाटा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1909 में की गई थी, यह बेंगलुरु में स्थित है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिसंबर। दी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मिशन है। NPCC के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं? आप लोग जल्दी से बताइए, कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं? तो देखिए दोस्तों, NPCC के अंतर्गत कुल 8 मिशन लॉन्च किए गए हैं। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन और अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति से संबंधित है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। लद्दाख, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। सही ऑप्शन क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। पांगा घाटी भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कोलकाता में स्थित पैट विलियमसन ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आप लोग जल्दी से बताइए किस खेल से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, यह पोलो से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, पोलो। सतमालिया हिरण अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दादरा और नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। याद रखिएगा, वेदांग थंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है और तडोवा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री यास्काचार्य। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। योग सूत्र की रचना दोस्तों महर्षि पतंजलि ने की थी और कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम ये सभी कालिदास की रचनाएं हैं। राजतरंगिणी कल्हड़ की रचना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय वीना में है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है, ये सभी आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मोरोनी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोरोनी। हरारे, जिम्बाब्वे की राजधानी दोस्तों हरारे है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और आक्रा यहाँ पर लिखा गया है, घाना की राजधानी आक्रा है। निकोसिया साइप्रस की राजधानी है, ये सभी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, एक गद्यांश पूछा गया है, गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद प्रश्नों को देखते हैं। हमारे बाल्यकाल के संस्कार ही जीवन का ध्येय निर्धारित करते हैं, अतः यदि शैशव में हमारी संतान ऐसे व्यक्तियों की छाया में ज्ञान प्राप्त करेगी जिनमें चरित्र तथा सिद्धांत की विशेषता नहीं है, जिनमें संस्कार जनित अनेक दोष हैं, तो फिर उनके चरित्र पर भी उसी की छाप पड़ेगी और भविष्य में उनके ध्येय भी उसी के अनुसार स्वार्थमय तथा अस्थिर होंगे। शिक्षा एक ऐसा कर्तव्य नहीं है जो किसी पुस्तक को प्रथम पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक पढ़ाने से ही पूर्ण हो जाता हो, वरन वह ऐसा कर्तव्य है जिसकी परिधि सारे जीवन को घेरे हुए है। और पुस्तक ऐसे सांचे हैं जिनमें ढालकर उसे सुडौल बनाया जा सकता है।
आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने ऊपर निर्भर रहना। जो व्यक्ति दूसरे के मुंह को नहीं ताकते हुए ही आत्मनिर्भर होते हैं, वस्तुतः आत्मविश्वास के बल पर कार्य करते रहना आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है समाज, निज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। स्वावलंबन जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वावलंबी अवश्य होना चाहिए। स्वावलंबन व्यक्ति समाज और राष्ट्र के जीवन में सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र है। स्वावलंबन जीवन का अमूल्य आभूषण है, वीरों तथा कर्मयोगियों का इष्ट देव है, सर्वांगीण उन्नति का आधार है। जब व्यक्ति स्वावलंबी होगा, उसमें आत्मनिर्भरता होगी, तो ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे वह ना कर सके। स्वावलंबी मनुष्य के सामने कोई भी कार्य आ जाए, वह अपने दृढ़ विश्वास से, अपने आत्मबल से उसे अवश्य ही पूर्ण कर लेगा। स्वावलंबी मनुष्य जीवन में कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखता। वह जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर कामयाब होता जाता है। सफलता को स्वावलंबी मनुष्य की दासी बनकर रहती है। सफलता तो स्वावलंबी मनुष्य की दासी बनकर रहती है। जिस व्यक्ति का स्वयं अपने आप पर ही विश्वास नहीं, वह भला क्या कर पाएगा। परंतु इसके विपरीत जिस व्यक्ति में आत्मनिर्भरता होगी, वह कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। वह जो करेगा सोच समझकर धैर्य से करेगा। मनुष्य में सबसे बड़ी कमी स्वावलंबन का ना होना है। सबसे बड़ा गुण भी मनुष्य की आत्मनिर्भरता ही है। चलिए, इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। शैशव के शिक्षकों का बच्चे पर क्या असर पड़ता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। शिक्षक को बच्चे का पाठ्यक्रम पूरा करना है, या बच्चे निर्दोष और अबोध होते हैं, बच्चों को पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, शिक्षकों के चरित्र के गुण दोष सहज ही बच्चे में आ जाते हैं। तो डी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षकों के चरित्र के गुण दोष सहज ही बच्चे में आ जाते हैं। नेक्स्ट है, सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है? इस गद्यांश के आधार पर आपको बताना है। आप लोग जल्दी से बताइए। ऑप्शन आप सभी के सामने है, कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भरता और आत्मबल। सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार आत्मनिर्भरता और आत्मबल है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वार्थमय तथा अस्थिर शब्दों के विलोम रूप क्रमशः किस विकल्प में है? आप लोग जल्दी से बताइए। स्वार्थमय तथा अस्थिर शब्दों के विलोम रूप क्रमशः किस विकल्प में है? तो राइट आंसर हो जाएगा निस्वार्थ और गतिहीन। स्वार्थमय तथा अस्थिर शब्दों के विलोम, स्वार्थमय का निस्वार्थ, अस्थिर का गतिहीन। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों के लिंग क्रमशः है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सफलता। सफलता यह दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है? सफलता स्त्रीलिंग शब्द है। और कार्य जो है यह पुल्लिंग शब्द है, आत्मनिर्भरता स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस तरह से सी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। सहनशीलता उत्पन्न करना, आत्मनिर्भर बनना, दृढ़ विश्वास जागृत करना, बच्चे में बाल्यकाल से अच्छे संस्कार विकसित करना। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर बनना। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। यहाँ पर दोस्तों फिर से एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। मृत्युंजय और संघमित्र की मित्रता पाटलिपुत्र के जन जन की जानी बात थी। मृत्युंजय जन जन द्वारा धन्वंतरी की उपाधि से विभूषित वैद्य थे और संघमित्र समस्त उपाधियों से विमुक्त भिक्षु। मृत्युंजय चरक और सुश्रुत को समर्पित थे, तो संघमित्र बुद्ध के संघ और धर्म को। प्रथम का जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष्य में विश्वास था, तो द्वितीय का जीवन के निराकरण और निर्वाण में। दोनों ही दो विपरीत तत्वों के समान थे, फिर भी उनके मध्य बहने वाली स्नेह सरिता उन्हें अभिन्न बनाए रखती थी। यह आश्चर्य है, जीवन के उपासक वैद्यराज को उस निर्वाण के लोभी के बिना चैन ही नहीं था। पर यह परम आश्चर्य था कि समस्त रोगों को मलों की तरह त्यागने में विश्वास रखने वाला भिक्षु भी वैद्यराज के मोह में फंस अपने निर्वाण को कठिन से कठिनतर बना रहा था।
वैद्यराज अपनी वार्ता में संघमित्र से कहते, निर्वाण मोक्ष का अर्थ है आत्मा, आत्मा का मृत्यु पर विजय। संघमित्र हंसकर कहते, देह द्वारा मृत्यु पर विजय मोक्ष नहीं है, देह तो अपने आप में व्याधि है। तुम देह की व्याधियों को दूर करके कष्टों से छुटकारा नहीं दिलाते, बल्कि कष्टों के लिए अधिक सुयोग जुटाते हो। देह व्याधि से मुक्ति तो भगवान की शरण में है। वैद्यराज ने कहा, मैं तो देह को भगवान के समीप जीते ही बने रहने का माध्यम मानता हूँ, पर दृष्टियों का यह विरोध उनकी मित्रता के मार्ग में कभी बाधक नहीं हुआ। दोनों अपने कोमल हास और मोहक स्वर से अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करते रहते। अब इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, देह व्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्र का क्या विचार था। ऑप्शन है, संघमित्र के अनुसार देह व्याधियों से मुक्ति संभव नहीं थी। संघमित्र देह व्याधि से मुक्ति भगवान की शरण से मानते थे। संघमित्र जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष में विश्वास रखते थे। संघमित्र शरीर को व्याधि मुक्त मानते थे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, संघमित्र देह व्याधि से मुक्ति भगवान की शरण से मानते थे, गद्यांश के आधार पर। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष में किसका विश्वास था। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा मृत्युंजय का। जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष में मृत्युंजय का विश्वास था। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आत्मा का मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसका मानना है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मृत्युंजय का। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्याधि और सुयोग शब्दों में क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, व्याधि और सुयोग शब्दों में क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग वी और सु है। व्याधि में वी, सुयोग में सु है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है। मित्र होते हुए भी उन दोनों के जीवन सिद्धांत विपरीत थे। मृत्युंजय सादा जीवन जीते हुए निर्माण प्राप्ति के समर्थक थे। संघमित्र जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष में विश्वास रखते थे। संघमित्र जीवन को निरोग बनाकर आनंद पूर्वक जीने व दीर्घायु रहकर उपयोग का आनंद उठाने के समर्थक थे। संघमित्र और मृत्युंजय दोनों मित्र थे और उनके जीवन सिद्धांत एक जैसे ही थे। तो आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, मित्र होते हुए भी उन दोनों के जीवन सिद्धांत विपरीत थे। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक ग्राफ दिया गया है, ग्राफ पर आधारित प्रश्न पूछा गया है। तो ग्राफ को सबसे पहले आप लोग अच्छे से देखिए, उसके बाद सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। आप अपने पास एक कलम और एक कॉपी रखिए और इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। दिया गया ग्राफ 10 शहरों ABCDE FGHIJ में 3 दूरसंचार सेवाओं अल्फा, बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या दर्शाता है। अल्फा, बीटा, गामा यहाँ पर दिया गया है और 10 शहरों ABCDEFGHIJ यहाँ पर दिया गया है और सभी का मान यहाँ पर दिया गया है। अब इस पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, शहर ए में अल्फा और बीटा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या। शहर ए, तो शहर ए यहाँ पर है, शहर ए में अल्फा और बीटा के एक साथ, तो अल्फा और बीटा, ये अल्फा है और बीटा आपका इसके बगल में है। यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा सभी का चिन्ह यहाँ पर दिया गया है, बीच वाला बीटा है। यहाँ पर पूछा गया है, शहर ए में अल्फा और बीटा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या। ई में बीटा और ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, ई में बीटा और गामा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए।
थोड़ा सा हिंट आपको यहाँ पर मैं दे देता हूँ। शहर ए में अल्फा और बीटा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या सबसे पहले आपको निकालनी है। शहर ए में अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या क्या है? अल्फा की यहाँ पर 400 लिखा गया है, 400 लिख देंगे, प्लस बीटा का कितना है? बीटा का 500 है, ऊपर देखिए तो 500 कर देंगे, तो 5 4 900 हो जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह से शहर ई में आपको निकालना है। आप अपनी कॉपी में अच्छे से सॉल्व कीजिए, यहाँ पर आपको हिंट दे दिया जा रहा है, उसके बाद आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब शहर ई में इसी प्रकार से बीटा और गामा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या निकालेंगे। तो शहर ई यहाँ पर है, इसमें बीटा का जो मान है 650 है, यहाँ पर देखिए 650 दिया गया है, और गामा का मान कितना दिया गया है? गामा का 400 दिया गया है, 400 है तो 400 लिखेंगे, तो 6 4 10, 1050 हो जाएगा। अब इनका प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत आप आसानी से निकाल सकते हैं। पहले 900 था, 900 बटा 1050 गुणे 100 कर देंगे। इसको आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 85.71%। काफ़ी में जल्दी से आप लोग कैलकुलेशन कीजिए, 85.71% आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न पूछा गया है, सभी 10 शहरों में मिलाकर अल्फा और गामा के उपयोगकर्ताओं की औसत संख्या कितनी है? यहाँ पर औसत संख्या पूछा गया है, तो औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। तो यहाँ पर सभी 10 शहरों में मिलाकर अल्फा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या आपको बताना है। तो अल्फा और गामा यहाँ पर देखिए आप, अल्फा और गामा सभी 10 शहरों का, तो यहाँ पर अल्फा गामा सभी 10 शहरों का योग पहले आप करेंगे, सबका योग करेंगे। तो योग आप करिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए 400 है, फिर गामा का कितना है? 450 है, फिर आगे प्लस बी में आप देखेंगे इसी तरह से 500 है, फिर 400 है, उसके बाद इसी तरह से सी में आप देखेंगे 650 है, प्लस 450 है। इस तरह से टोटल आपको सबका योग करना है, टोटल आपको सबका योग करना है। योग आप आसानी से कर सकते हैं। योग करने के बाद इसमें हम किससे भाग करेंगे? 20 से भाग करेंगे, क्योंकि इनकी संख्या कितनी होगी? 20 होगी। सभी में दो दो आप देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 से आपको भाग करना है। टोटल योग करेंगे दोस्तों, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 10,950। इसमें 20 से आप भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 547.5। कितना आ जाएगा? 547.5। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 547.5। तो यहाँ पर आपको हिंट दे दिया जा रहा है, आप कॉपी में अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 100 प्रश्न पूरा देखना है। तो जल्दी जल्दी यहाँ पर देखेंगे। शहर बी में एक साथ अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या शहर एच में एक साथ अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या की तुलना में लगभग कितना प्रतिशत कम है? तो यहाँ पर आप कैसे सॉल्व करेंगे? शहर बी में अल्फा, सबसे पहले शहर बी में अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या निकालेंगे। उसके बाद शहर एच में एक साथ अल्फा और बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या निकालेंगे। इसके पहले 24वें प्रश्न में जो किया गया था, उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। तो आप लोग सॉल्व कीजिए। सबसे पहले शहर बी में अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? शहर बी में आप यहाँ पर देखिए, शहर बी ये है, इसमें आप देखेंगे तो दिया है 500 600 400, तो 500 600 400 का योग करेंगे, 500 प्लस 600 प्लस 400, ठीक है, योग हो जाएगा 1500 टोटल। ये शहर बी का है। इसी प्रकार से शहर एच का यहाँ पर निकालना है, एच यहाँ पर है, इसका पूरा योग करेंगे तो इसमें दिया गया है 500 प्लस 800 प्लस 600 बराबर 1900 हो गया। अब कितने प्रतिशत कम है आपको यह बताना है, प्रतिशत कमी आपको बताना है। तो यहाँ पर 1900 में हम 1500 को माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा?
400 बचेगा, 400 बटा 1900 कर देंगे और गुणे 100 कर देंगे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 400 में 19 से भाग कर देंगे तो आपका 21.5% आ जाएगा। विकल्प में आप देखिए 21.05% आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। सभी 10 शहरों में मिलाकर बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या कितनी है? चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। सभी 10 शहरों में मिलाकर बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या, यहां पर 2 का कुल योग आपको निकालना है। सभी 10 शहरों में मिलाकर बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या कितनी है? चलिए यहां पर ग्राफ में थोड़ा सा दिखाते हैं ताकि आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकें। कॉपी और पेन अपने पास रखिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सभी 10 शहरों में मिलाकर बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या क्या हो जाएगी। तो देखिए बीटा ये है, गामा ये है, तो सभी 10 शहरों का, जैसे कि ए शहर में देखेंगे 500 और उसके बाद 450 है, तो 500 प्लस 450 प्लस, इसी तरह से बी में आप देखेंगे 600 और 400 है, तो प्लस 600 प्लस 400, इस तरह से सभी शहरों का हम क्या करेंगे, योग कर लेंगे। किसका योग करेंगे? बीटा और गामा का योग करेंगे, और हम किससे भाग करेंगे? 20 से भाग करेंगे। ठीक है, नहीं यहाँ पर औसत तो नहीं निकालना है, यहाँ पर केवल योग ही करना है, केवल क्या करना है, योग करना है। तो योग में यहाँ पर आपका कितना योग हो जाएगा, आप लोग योग कर सकते हैं इसका, लगभग ये आपका हो जाएगा 11,250। ठीक है, 11,250 आपका योग हो जाएगा, टोटल इसका योग करना है। तो विकल्प में 11,250 बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर केवल योग पूछा गया था, सभी 10 शहरों में मिलाकर बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या कितनी है, योग पूछा गया है, तो योग 11,250 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहर डी में एक साथ अल्फा, बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या का शहर आई में एक साथ बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या से अनुपात क्या है? चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप लोग जल्दी से। शहर डी में एक साथ अल्फा, बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या सबसे पहले लिखेंगे। शहर डी यहां पर है और यहां पर अल्फा, बीटा, गामा सबका योग करना है। योग करेंगे कितना हो जाएगा, 800 पहले करेंगे, 800 लिखेंगे प्लस 700 प्लस 600, योग हो जाएगा 2100 टोटल। ये शहर डी का है। शहर आई का कितना हो जाएगा योग? शहर आई में एक साथ बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या, शहर डी में अल्फा, बीटा, गामा का योग करना था और शहर आई में केवल बीटा और गामा का, बीटा और गामा का योग करेंगे तो इसका हो जाएगा, शहर आई यहाँ पर है, बीटा और गामा यहाँ पर है, तो यहाँ पर दिया गया है 450 प्लस 650, इसका योग हो जाएगा 1100। अब इनका अनुपात बताना है, तो अनुपात इनका आसानी से निकल जाएगा, 2100 अनुपाते 1100। ठीक है, तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 21 अनुपाते 11 आपका आंसर आ जाएगा, 21 अनुपाते 11। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 21 अनुपाते 11। चलिए यहाँ पर फिर से एक ग्राफ दिया गया है। निम्नलिखित रेखा ग्राफ वर्ष 2023 में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के प्रतिशत को दर्शाता है। विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 2200 है, यहाँ पर दिया गया है, और ग्राफ यहाँ पर दिया गया है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 सभी का ग्राफ यहाँ पर दिया गया है। इसमें प्रश्न पूछा गया है, कक्षा 6 और कक्षा 9 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? कक्षा 6 और कक्षा 9 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो सबसे पहले यहाँ पर विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना दिया है, 2200 दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है,
और कक्षा 6 और कक्षा 9 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? कक्षा 6 और कक्षा 9, कक्षा 6 यहाँ पर है, कक्षा 9 यहाँ पर है, ठीक है। चलिए, कक्षा 6 और कक्षा 9 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या हो जाएगी, यहाँ पर 25 दिया गया है, 25 प्लस यहाँ पर कितना है, 18 है, 25 प्लस 18 बटा 100 गुणे 2200 बराबर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे टोटल, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, 25 और 18 जोड़ लेंगे, इसमें हम 22 में गुणा कर देंगे, तो आपका 946 आ जाएगा। अब कक्षा 10 में विद्यार्थियों कुल संख्या निकालनी है, ये कक्षा 9 का है, कक्षा 10 में 10 यहाँ पर है, कक्षा 10 में विद्यार्थियों कुल संख्या यहाँ पर देखिए 15 दिया गया है, तो 15 बटा 100 गुणे 2200 कर देंगे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 15 का 22 में गुणा करेंगे 330 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने प्रतिशत अधिक है आपको यह बताना है, तो 946 यहाँ पर है, यहाँ पर 330 है, 946 में 330 माइनस करेंगे तो 616 आ जाएगा, 616 बटा 330 कर देंगे गुणे 100 कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 187% आपका आंसर आ जाएगा। कॉपी में आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व करिए, 187% सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि 2024 में कक्षा 6 और कक्षा 7 प्रत्येक में छात्रों की कुल संख्या 10% की वृद्धि होती है और कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या में 20% की कमी होती है, तो 2023 में कक्षा 6 और 7 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और 2024 में कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या के बीच अंतर क्या है, आपको यह बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करेंगे कक्षा 6 में कुल छात्र, कक्षा 6 में कुल छात्र कितने होंगे, ग्राफ में आपने देखा था कक्षा 6 के लिए 25 दिया था, तो 25 गुणे कुल 2200 है, तो 2200 बटा 100 कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 दूनी 50 5 55, 550 हो गया। इसी तरह से कक्षा 6 हो गया, कक्षा 7 का भी आप निकाल सकते हैं, कक्षा 7 का कितना दिया था, कक्षा 7 का 30 दिया था, तो 30 गुणे 2200 बटा 100, ग्राफ में कक्षा 7 के लिए 30 दिया था, तो यहाँ पर 30 लिखेंगे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 30 का 22 में गुणा करेंगे 660 आ जाएगा। तो कक्षा 6 में कुल छात्रों की संख्या, कक्षा 7 में कुल छात्रों की संख्या यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर दिया गया है कक्षा 6 7 प्रत्येक में छात्रों कुल संख्या में 10% की वृद्धि होती है, कुल संख्या में 6 7 में, तो 660 और 550 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1210 हो जाएगा। 1210 में यहाँ पर कह रहा है कि 10% की वृद्धि होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1210 गुणे 110 बटा 100, इसको सॉल्व करेंगे 1331 आ जाएगा। आप लोग कॉपी में अच्छे से सॉल्व कीजिए। इसी तरह से कक्षा 10 में कुल छात्रों की संख्या, कक्षा 10 के लिए 15 दिया था, तो 15 बटा 100 गुणे 2200 कर देंगे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 22 का 15 में गुणा कर देंगे तो ये 330 आपका हो जाएगा। तो इसी तरह से आगे यहाँ पर दिया गया है कि कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या में 20% की कमी होती है, तो 330 में 20% की कमी कर देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं 330 गुणे 80 बटा 100 कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 का 33 में गुणा करेंगे 264 हो जाएगा। और 2000 इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है, तो 2023 में कक्षा 6 और 7 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और 2024 में कक्षा 10 में छात्रों कुल संख्या के बीच अंतर क्या है, तो 2023 में कक्षा 6 और 7 में मिलाकर छात्रों की संख्या, 2024 में कक्षा 10 के छात्रों में अंतर यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर
आंसर हो जाएगा आपका, सबसे पहले 550 लिखेंगे प्लस 660 लिखेंगे। कक्षा 6 में 550 कुल छात्र थे, कक्षा 7 में 660 थे। दोनों का योग करके इसमें हम माइनस कर देंगे 264। ठीक है, 264 यहाँ पर माइनस कर देंगे। इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा आंसर, 946 आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में सॉल्व कीजिए। 946 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। यहाँ पर आपको केवल हिंट दिया जा रहा है, आप इसको कॉपी में अच्छे से सॉल्व कीजिए और सभी प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। ग्राफ के प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या x है और कक्षा 9 में लड़कों की कुल संख्या x प्लस 40 है। यदि कक्षा 8 और कक्षा 9 में मिलाकर लड़कियों की संख्या कुल संख्या 120 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। कक्षा 8 में कुल विद्यार्थियों की संख्या पहले निकालेंगे। तो कक्षा 8 के लिए 12 दिया था ग्राफ में, तो 12/100 गुणे 2200 कर देंगे, क्योंकि कुल संख्या 2200 है। 20 कैंसिल हो जाएगा, 12 का 22 में गुणा होगा 264 आ जाएगा। इसी तरह से कक्षा 9 का आप लोग निकाल सकते हैं। कक्षा 9 में 18 दिया था ग्राफ में, तो 18/100 करेंगे, गुणे 2200 कर देंगे। 20 कैंसिल हो जाएगा, 18 का 22 में गुणा करेंगे 396 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में यहाँ पर दिया है कक्षा 8 में लड़कों की संख्या x है, जबकि यहाँ पर कक्षा 8 और कक्षा 9 में लड़कों की संख्या, यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर निकाला गया है। कक्षा 8 में कुल विद्यार्थी 264 है, कक्षा 9 में 396 है। तो कक्षा 8 में यहाँ पर x दिया गया है और कक्षा 9 में x प्लस 40। कक्षा 8 और कक्षा 9 में लड़कियों की कुल संख्या निकालना है। लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, यहाँ पर दिया गया है कक्षा 8 कक्षा 9 में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या 120 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x प्लस 40 करते हैं, प्लस लड़कियों की संख्या 120 है, बराबर, मतलब कुल छात्रों की संख्या यहाँ पर लिख रहे हैं 264 प्लस 396। ये कक्षा 8 और कक्षा 9 के लिए है। तो यहाँ पर x 2x हो जाएगा, 2x बराबर, ये आपका योग करेंगे तो 660 और यहाँ पर 120 और 40 जोड़ देंगे 160 हो जाएगा, इधर आएगा माइनस हो जाएगा 160। तो x बराबर हो जाएगा, इसमें माइनस करेंगे 660 में 160 तो 500 हो जाएगा। 500 यहाँ पर 2 गुणा है, यहाँ पर भाग हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे 500 में तो 250 आ जाएगा। x का मान 250 आ गया, तो 250 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कक्षा 7 और कक्षा 8 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और कक्षा 9 कक्षा 10 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है। तो देखिए कक्षा 7 और कक्षा 8 में कुल छात्र, तो 7 और 8 का योग करेंगे। यहाँ पर ग्राफ में आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए कक्षा 7 कक्षा 8, कक्षा 7 के लिए 30 है, कक्षा 8 के लिए 12 है। तो 30 और 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 42/100 गुणे 2200 कर देंगे, कुल संख्या 2200 यहाँ पर दिया गया है ऊपर। 20 कैंसिल हो जाएगा, 42 का 22 में गुणा करेंगे तो 924 हो जाएगा। ये कक्षा 7 और कक्षा 8 में कुल छात्रों की संख्या है, 7 और 8 में। इसी तरह से अब कक्षा 9 और कक्षा 10 में कुल छात्रों की संख्या निकालनी है। तो कक्षा 9 यहाँ पर है, कक्षा 10 यहाँ पर है। 18 और 15 का योग कर देंगे 33 हो जाएगा। ठीक है, 33/100 कर देंगे, गुणे 2200 कर देंगे। 20 कैंसिल हो जाएगा, 33 का 22 में गुणा करेंगे 726 हो जाएगा। अब इनका अंतर पूछा गया था, तो 924 में 726 माइनस कर देंगे, 198 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 198 आपका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कक्षा 6 में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 6:5 है और कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है, तो कक्षा 6 से कक्षा 7 में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए।
चलिए इस प्रश्न को आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर कक्षा 6 में कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे। तो कक्षा 6 के लिए यहाँ पर 25 दिया था, तो 25/100 गुणे 2200 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, आपका 550 आ जाएगा। अनुपात यहाँ पर 6:5 दिया गया है। बॉयज और गर्ल का अनुपात, लड़का और लड़की का अनुपात 6:5 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अनुपातिक योग इनका कितना हो जाएगा? 6 + 5 = 11 हो जाएगा। 11 बराबर यहाँ पर टोटल योग यहाँ पर 550 दिया गया है, तो 550 लिखेंगे। तो एक की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 11 × 5 = 55, 50 हो जाएगी। 11 की वैल्यू यहाँ पर अनुपातिक योग आपका जो 11 आया है, लड़का लड़की का जो अनुपात निकाला गया है, इसका अनुपातिक योग बराबर 11 बराबर 550 है। क्योंकि कक्षा 6 में कुल विद्यार्थी जो है उनकी संख्या 550 है, तो एक की वैल्यू 50 हो जाएगी। तो कक्षा 6 में लड़का और लड़की की संख्या अलग अलग यहाँ पर निकालेंगे। तो कक्षा 6 के लिए आप लोग देखिए, एक की वैल्यू 50 है, तो इसमें लड़का और लड़की की अलग अलग संख्या क्या हो जाएगी? अनुपातिक योग 6:5 है, तो 6 गुणे 50 कर देंगे, 300 हो जाएगा ये लड़कों की संख्या। और लड़कियों की संख्या 5 गुणे 50 कर देंगे, 250 हो जाएगी। क्योंकि अनुपात 6:5 ही दिया गया था, तो 6 में हम 50 का गुणा करेंगे तो लड़कों की संख्या, और 5 में 50 गुणा करेंगे तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी। इसी तरह से अब कक्षा 7 में कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे, उनका भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, कक्षा 7 में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 30 हैं। 30/100 कर देंगे, गुणे 2200 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 660 आ गया। कक्षा 7 में लड़कियों की संख्या, कक्षा 7 में लड़कियां कितनी हो जाएंगी? कक्षा 6 में 250 हैं। यहाँ पर देखिए, कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या यहाँ पर दिया गया है, कक्षा 7 में लड़कियों की संख्या से 50 कम है। तो कक्षा 6 से कक्षा 7 में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात यहाँ पर अलग अलग निकालना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कक्षा 7 में अब देखेंगे, 250 + 50 कर देंगे, 300 हो जाएगा। ये लड़कियों की संख्या हो जाएगी। और लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 660 - 300 हो जाएगा। 660 में हम 300 को माइनस कर देंगे, बराबर 360 हो गया। इनका अनुपात निकालेंगे, 300:360, 5:6 आपका आंसर हो जाएगा। इसके पहले जो सॉल्व किया गया था 5:6, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से मिला लीजिए। यहाँ पर केवल हिंट दिया गया दोस्तों, अच्छे से इसको आप कॉपी में क्रम से आप लिखेंगे, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी इसके पहले वाला हटा दिया गया था, इसलिए आपको समझ में नहीं आया होगा। तो यहाँ पर आंसर 5:6 होगा, क्योंकि यहाँ पर कैंसिल हो गया था, इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 से 38 तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके नीचे प्रश्नों का उत्तर दें। केंद्र का सकल वित्तीय घाटा और उसका वित्त पोषण यहाँ पर दिया गया है। वित्तीय घाटा, बाजार उधार, अन्य देनदारियां, बचत घाटा, और यहाँ पर वर्ष दिया गया है। इसके आधार पर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। दो 2015-16 से 2019-20 तक औसत बजट घाटा कितना है करोड़ में? आप लोग जल्दी से बताइए। 2015-16 से 2019-20 तक औसत बजट घाटा, यहाँ पर देखिए बजट घाटा यहाँ पर है, और 2015-16 यहाँ पर है, 2019-20 यहाँ पर है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको बताना है। तो यहाँ से
1075 से 4345 तक टोटल पहले योग कर देंगे और इसमें 1 2 3 4 5 5 से हम भाग कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल योग करेंगे 41,685 आएगा, इसमें 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 8,337 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 8,337 करोड़। किस वर्ष में वित्तीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक बढ़ जाता है? किस वर्ष में वित्तीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक बढ़ जाता है? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2018-19 में, देखिए 2018-19 में जो वित्तीय घाटा है, वित्तीय घाटा यहाँ पर देखिए पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर पिछले वर्ष की तुलना में 77,845 है, उसके बाद 99,050। तो यहाँ पर 2018-19 में वित्तीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2018-19। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। कॉपी पेन अपने पास रखिए और अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आपको यहाँ पर केवल हिंट दिया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि सभी प्रश्नों को यहाँ पर देखना है। कुल 100 प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। विगत वर्षों में बाजार उधार का औसत कुल वित्तीय घाटे का लगभग कितना प्रतिशत है? आप लोग बताइए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले। विगत वर्षों में बाजार उधार का औसत कुल वित्तीय घाटे का लगभग कितना प्रतिशत है? कुल औसत बाजार उधार, बाजार उधार यहाँ पर है, इसका औसत यहाँ पर हम निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा? यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी का योग करेंगे। पहले 31,440 से लेकर के 68,570 तक योग करेंगे और इसमें हम 6 से भाग करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग करेंगे। तो इनका योग आप सबसे पहले करिए। इनका योग हो जाएगा 2,93,850। इसमें हम भाग करेंगे 6 से। भाग करके आप लोग देखिए लगभग आएगा 48,975। और कुल वित्तीय घाटा, वित्तीय घाटा यहाँ पर दिया गया है। कुल वित्तीय घाटा इसके बाद निकालेंगे तो इसका हम योग करेंगे, टोटल योग करेंगे 68,800 से लेकर के 80,065 तक। इनका योग करेंगे तो आ जाएगा 5,11,960। अब इसके बाद प्रतिशत आपको बताना है, प्रतिशत निकालना है। तो क्या करेंगे, 48,975 बटा 5,11,960 गुणे 100 कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग सॉल्व करिए। यहाँ पर आपका लगभग आएगा 9.57%। कितना आएगा? 9.57%। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए और कॉपी में सभी को सॉल्व कीजिए। कितने वर्षों के लिए वित्तीय घाटे और बाजार उधार का अनुपात 2 से अधिक रहा है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो इसके लिए सभी को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि 2015-16 का पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको एक बार बता देते हैं, आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा। हिंट आपको थोड़ा सा दे देते हैं। सबसे पहले 2015-16 का आप क्या करेंगे, 68,800, इसमें हम भाग करेंगे 31,440 से, तो ये आएगा 2.18 के लगभग। इसी तरह से 2016-17 में आपको क्या करना है, 71,350 में भाग करना है 44,200 से, तो इसका लगभग आएगा 1.61। इसी तरह से 17-18, 18-19 और 20-21 सभी का यहाँ पर करना है। तो इस तरह से सभी का आप करेंगे तो देखेंगे
कुल 3 वर्षों में अनुपात 2 से अधिक है। ठीक है, ये करके आप देख सकते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुल 3 वर्षों में अनुपात 2 से अधिक है। वित्तीय घाटे के सापेक्ष अन्य देनदारियों का प्रतिशत किस वर्ष में सबसे अधिक है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2018-19। 2018-19 में वित्तीय घाटे के सापेक्ष अन्य देनदारियों का प्रतिशत सबसे अधिक रहा है। ठीक है, फिर से एक तालिका चार्ट यहाँ पर दिया गया है। यह निम्नलिखित तालिका लाभ और हानि से संबंधित है और इसमें कुछ मूल्य लुप्त हैं। सभी छूट अंकित मूल्य पर है और लाभ लागत मूल्य पर है। छूट अंकित मूल्य पर है, लाभ लागत मूल्य पर है। यहाँ पर वस्तु दिया गया है, लागत मूल्य यहाँ पर है, यहाँ पर लाभ प्रतिशत है, यहाँ पर अंकित मूल्य, यहाँ पर छूट प्रतिशत, यहाँ पर विक्रय मूल्य। अब इस पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, यदि सूट का छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत समान है, सूट का अनुमानित अंकित मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत बराबर दिया गया है, तो चलिए सबसे पहले लाभ प्रतिशत यहाँ पर निकालेंगे सूट का। यहाँ पर देखिए लागत मूल्य कितना है, 2400 रुपये है सूट का, और विक्रय मूल्य 2840 है। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ कितने का होगा, 440 का होगा। तो प्रतिशत लाभ हो जाएगा 440 बटा लागत मूल्य 2400 है, तो 2400 कर देंगे गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 55/3% आएगा। ठीक है, कॉपी में आप इसको सॉल्व कीजिए। छूट आ गया। अब आपको क्या निकालना है, अंकित मूल्य आपको निकालना है या मार्केट प्राइस आपको निकालना है। तो मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, मार्केट प्राइस आपका निकलेगा अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यहाँ पर 2840 दिया गया है, तो 2840 लिखेंगे बटा विक्रय मूल्य बटा 100 माइनस छूट प्रतिशत। तो 100 माइनस छूट प्रतिशत 55/3 है, गुणे 100 कर देंगे, गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे 2840 ये गुणे 100 रहेगा बटा 100 माइनस 55/3 है, 100 तिहाई 300, 300 में 55 माइनस करेंगे 245 आएगा, और 245/3, तो 245 यहाँ रहेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आपका आ जाएगा 3477.55 या 3478 आप लिख सकते हैं, 3478। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 3478। नेक्स्ट है, सूट का लागत मूल्य जींस के अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। सूट का लागत मूल्य जींस के अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर आप लोग तालिका देखिए पहले, सूट यहाँ पर है और जीन्स यहाँ पर है। सूट का लागत मूल्य कितना है, 2400 है, और इसे हम सीपी लिख सकते हैं, और जीन्स का अंकित मूल्य कितना है, 3000 है। मार्केट प्राइस कितना है, 3000 है। इसमें अंतर कितना है, 600 का अंतर है, मतलब 600 रुपये ज़्यादा है ये अंकित मूल्य इसका जीन्स का। तो कितने प्रतिशत कम है यहाँ पर पूछा गया है, प्रतिशत कमी यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर 600 का अंतर है, 600 बटा 3000 गुणे 100 कर देंगे। अंकित मूल्य कितना है, 3000 है, तो नीचे 3000 लिखेंगे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, 20% आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20%। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 20%। टी शर्ट पर छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत का अनुपात 7:5 है। टी शर्ट का अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर लागत मूल्य बताना है टी शर्ट का। तो यहाँ पर तालिका में आप लोग देखिए, टी शर्ट यहाँ पर है, लागत मूल्य पूछा गया है, अंकित मूल्य यहाँ पर दिया गया है, छूट प्रतिशत यहाँ पर दिया गया है। तो टी शर्ट का छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत का अनुपात कितना दिया था,
7:5 दिया था। और इसमें ये टी शर्ट का अनुपात यहाँ पर दिया गया है, छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत। ये छूट प्रतिशत है, ये लाभ प्रतिशत है। और यहाँ पर आप देखेंगे छूट प्रतिशत यहाँ पर 14% है, मतलब ये अनुपात का कितना है, 2 गुना है, 14%। तो इसी तरह से इसमें भी हम 2 गुणा कर देंगे 2 का, तो 5 दूनी 10%, ये लाभ प्रतिशत हो जाएगा 10%। हमको सीपी निकालना है, मतलब क्रय मूल्य हमको निकालना है। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा ये अंकित मूल्य 2875 गुणे छूट प्रतिशत 14% है, तो 86/100, यहाँ पर 86/100 लिखेंगे, गुणे 100 करेंगे, बटा लाभ 10% यहाँ पर आया है, तो बटा 110 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। यहाँ पर लगभग ये 2248 रुपये आएगा, 2248। यहाँ पर आपका 2248 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि जीन्स और साड़ी के लागत मूल्य, जीन्स और साड़ी के लागत मूल्य का अनुपात 4:5 है, तो साड़ी पर अनुमानित छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर तालिका में आप लोग ध्यान से देखिए, जीन्स और साड़ी के लागत मूल्य का अनुपात, जीन्स यहाँ पर है और साड़ी यहाँ पर है। लागत मूल्य का अनुपात, लागत मूल्य ये है 2500, और यहाँ पर नहीं दिया गया है लागत मूल्य साड़ी का, इसका अनुपात दिया गया है 4:5। 4:5। यहाँ पर जीन्स का लागत मूल्य 2500 है, तो यहाँ पर इसके नीचे 2500 लिखेंगे। ये अनुपात का कितने गुना है, ये लगभग 625 गुना है। 625 गुणे 4 करेंगे तो लगभग ये 2500 के आसपास आएगा। और इसी तरह से 5 में भी हम 625 का गुणा कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 3125। 2500 और 3125, तो यहाँ पर सीपी क्या है, 2500 है। सीपी क्या है, 2500 है। अब यहाँ पर हमको ज्ञात करना है साड़ी पर अनुमानित छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। छूट प्रतिशत ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम विक्रय मूल्य निकालेंगे, एसपी हम निकालेंगे। विक्रय मूल्य बराबर ये 3125 जो आया है, 3125 गुणे, इसमें आप लोग देखिए 3125, और यहाँ पर 20% का लाभ है, साड़ी में 20% का लाभ दिया गया है, तो 120 हम यहाँ पर लिखेंगे, 120/100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3750 आएगा। तो अंतर कितना हो गया, अंतर बराबर 3800 में, यहाँ पर जो अंकित मूल्य है 3800, इसमें 3800 में 3750 माइनस कर देंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, तो छूट प्रतिशत कितना हुआ, छूट तो यहाँ पर 50 आ गया, अंतर कह सकते हैं या छूट कह सकते हैं, 50 आ गया, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत छूट आपको निकालना है, तो प्रतिशत छूट 50/3800 गुणे 100 कर देंगे, 20 कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 1.32% आएगा, 1.32%। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉपी में आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए, आसानी से आ जाएगा। यहाँ पर आपको केवल हिंट दिया जा रहा है दोस्तों, यदि जीन्स का अंकित मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 420 रुपये अधिक है और शर्ट के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 750 रुपये है, तो शर्ट पर छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए यहाँ पर चार्ट दिया गया है, तालिका यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर देखिए जीन्स यहाँ पर है, इसका लागत मूल्य दिया गया है, शर्ट यहाँ पर है, लागत मूल्य नहीं दिया गया है। शर्ट पर 30% का लाभ दिया गया है, अंकित मूल्य जीन्स का दिया गया है 3000 रुपये, और आगे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया गया है यदि जीन्स का अंकित मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 420 रुपये अधिक है, तो शर्ट का लागत मूल्य कितना हो जाएगा,
शर्ट का लागत मूल्य हो जाएगा, मार्केट प्राइस हो जाएगा 3000 में -420 कर देंगे तो बराबर 2580 आ जाएगा। और इसका सोल्ड प्राइस क्या हो, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 2580 गुणे, यहाँ पर देखिए शर्ट पर 30% का लाभ यहाँ पर दिया गया है, तो 130/100 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3354 रुपये आएगा। अब यहाँ पर मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य इसका निकालेंगे शर्ट का, मार्केट प्राइस बराबर हो जाएगा आपका ये 3354 प्लस यहाँ पर देखिए शर्ट के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर 750 रुपये है, तो इसमें प्लस 750 कर देंगे, प्लस कर देंगे तो ये 4104 रुपये आपका मार्केट प्राइस आ जाएगा शर्ट का। छूट प्रतिशत यहाँ पर ज्ञात करना है, छूट प्रतिशत, तो यहाँ पर देखिए छूट कितने का है 750, 750 बटा 4104 आया है, गुणे 100 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे 18.27% आपका आंसर आ जाएगा, 18.27%। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दोस्तों तालिका और चार्ट का जो प्रश्न दिया गया था पूरा कंप्लीट यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया। आपको केवल यहाँ पर हिंट बताया गया है, डिटेल में सॉल्व नहीं कराया गया है। आप कॉपी में अच्छे से सॉल्व कीजिए और यहाँ पर आपको हिंट बता दिया गया है। अब यहाँ पर आगे के प्रश्नों को देखेंगे। 44 नंबर प्रश्न यहाँ से शुरू है। मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? कमेंट करके बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खानवा के युद्ध में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये आपका 1528 में हुआ था। बाबर व मेदिनी राय के बीच हुआ था, बाबर व मेदिनी राय के बीच हुआ था चंदेरी का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? याद रखिएगा 1529 में हुआ था। और चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध से मिलान करें। यहाँ पर मिलान करना है, तो यहाँ पर सिंधिया, सिंधिया को आप उज्जैन क्षेत्र से मिलाएंगे, होलकर को इंदौर क्षेत्र से, गायकवाड़ को बड़ौदा से और भोसले को नागपुर से। तो इस तरह से पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? आप लोग कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वैशाली, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1909 का परिषद अधिनियम, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहिर राजा द्वारा बनवाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आसा अहिर, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान
16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? कमेंट करके बताइए आप लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड प्रतिवेदित खदानें हैं। इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के किस राज्य में स्थित हैं? आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा गदर पार्टी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है चबीमुरा, जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यह केन्या में स्थित है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। 100 प्रश्न पूरा आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा, 100 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सर एच जी चैंपियन। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा एच जी चैंपियन। निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सुमेलित करें जिनमें वे बहती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कामेंग नदी जो है यह आपका असम में बहती है, और इसके साथ में बैतरणी उड़ीसा में, और गिरना नदी आपका यहाँ पर महाराष्ट्र में, इसके साथ में हसदेव या छत्तीसगढ़ में। इस तरह से सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की दुग्ध क्रांति के चरण फर्स्ट 1970-1980 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ, तब ईईसी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना को, 1961 से 66। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अधिनियम 61। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आप लोग जल्दी से बताइए किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा केलकर टास्क फोर्स। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा केलकर टास्क फोर्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, महाभियोग की शक्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नागौर। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? आप लोग जल्दी से बताइए, किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था प्रथम चरण के दौरान? तो देखिए दोस्तों, विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया है? ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 104वां संशोधन अधिनियम 2019। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, सिनकोना का पेड़। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तारों के चमकने का कारण क्या है? तारों के चमकने का कारण क्या है? ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, यह तारों के चमकने का कारण है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से अपनाए गए हैं। नेक्स्ट है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेंढकों में विकसित होते हैं। ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कायांतरण। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मेटामार्फोसिस। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वन। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर प्रश्न है, 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की औसत आयु 20 वर्ष थी। 4 वर्ष पहले 20 वर्ष थी औसत आयु देव और दिनेश की। तो इनके आयु का योग हम पहले निकाल लेंगे। 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की आयु का योग क्या हो जाएगा? 20 गुणे 2 कर देंगे। 20 गुणे 2 बराबर 40 हो जाएगा। और यदि आज देव दिनेश चिंतन की आयु औसत आयु 25 वर्ष है, तो 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु क्या होगी? तो 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की आयु का योग यहाँ पर 40 आ गया, 20 दूनी 40। और आज कितना हो जाएगा आयु का योग? 4 वर्ष पहले था, तो अभी यहाँ पर 40 में 4 वर्ष बाद 4 जोड़ देंगे देव का और 4 जोड़ देंगे दिनेश का, तो 4 4 8 यहाँ पर बढ़ जाएगा, 48 हो जाएगा कुल आयु का योग। अभी योग यहाँ पर निकाला जा रहा है। अब आगे देव दिनेश चिंतन की औसत आयु यहाँ पर दिया गया है 25 वर्ष। तो तीनों का योग कितना हो जाएगा? 25 तिया 75 हो जाएगा। 3 से गुणा कर देंगे। 3 लोग हैं इसलिए 3 से गुणा करेंगे। उसमें 2 से गुणा किए क्योंकि 2 लोग थे उसमें। ठीक है, तो सिर्फ चिंतन का यहाँ पर पहले निकालेंगे क्योंकि 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु क्या होगी पूछा गया है। तो वर्तमान में अभी चिंतन की आयु क्या हो जाएगी? यहाँ पर देखिए 75 आया है, 75 में हम 48 को माइनस कर देंगे तो 27 आ जाएगा, 27 वर्ष ये वर्तमान में है। 7 वर्ष बाद यहाँ पर पूछा गया है, तो 27 में 7 जोड़ देंगे, आपका 34 वर्ष हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा? यहाँ पर मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2.4 0.72 4.5 इस तरह से है, और नीचे 0.18 0.006 0 गुणे 0.9 है, गुणे 3 है। तो यहाँ पर 2.4 जो है, जहाँ पर एक एक अंक पर दशमलव है, इसको हम दशमलव दशमलव हटा लेंगे तो यहाँ पर 24 लिख देंगे, और गुणे 72 लिख देंगे, दशमलव हटाएंगे और 45 लिख देंगे, और नीचे 18 लिखेंगे, गुणे 6 लिखेंगे, गुणे 9 लिखेंगे। अभी यहाँ पर देखिए 2.4 है,
और नीचे 0.9 है, तो यहाँ पर दशमलव दशमलव हट जाएगा। ऊपर 0.72 है, नीचे 0.18 है, 2 अंक ऊपर दशमलव है, ये भी दशमलव हट जाएगा, 72 18 लिख देंगे। इसके बाद 4.5 है, नीचे 0.06 है, 2 अंक पर दशमलव है, तो ऊपर हम 10 से गुणा कर देंगे अभी, और ये 3 पहले से है, 3 इसको लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। 18 चौका 72 ये हो जाएगा, 6 चौक 24 ये हो जाएगा, 9 पीछे 45 ये हो जाएगा। सबका आपस में गुणा कर लेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 5 गुणे ये 10 3 30, टोटल गुणा हो जाएगा 2400। 2400 यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 11 के वर्ग को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं करता है? तो विकल्प से यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए 1 5 7 9 11 13 15 17 21 और 23, इसको 11 के वर्ग को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यह विकल्प, इसका योग, विकल्पों का योग 121 होना चाहिए, जबकि विकल्प सी में यहाँ पर कितना है, 122 आ रहा है। योग करेंगे तो 122 आ रहा है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 121 विकल्पों का योग 121 आना चाहिए, तो सी में 121 नहीं आ रहा है, 122 आ रहा है, इसलिए सी ऑप्शन नहीं होगा। एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दर्शन ने प्रारंभिक परीक्षा में 1200 के अधिकतम अंक के साथ 85% और मुख्य परीक्षा में 800 के अधिकतम अंक के साथ 70% अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा का अंक पहले निकालेंगे, तो 1200 गुणे 85/100 कर देंगे, सॉल्व करेंगे 1020 आ जाएगा। इसी तरह से मुख्य परीक्षा का अंक निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 800 दिया गया है, 800 गुणे 70% है, तो 70/100 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 560 आएगा। कुल अंक यहाँ पर हम निकालेंगे, 1200 और 800 यहाँ पर दिया गया है, 12 8 20, कुल अंक कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। और कुल प्राप्त अंक कितना है, 1020 और 560 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1580 हो जाएगा, 1580 हो जाएगा। कुल अंक 2000, कुल प्राप्त अंक 1580। अब इनका सम्मिलित प्रतिशत हम निकालेंगे, सम्मिलित प्रतिशत बराबर हो जाएगा ये 1580/2000 गुणे 100, इसको सॉल्व करेंगे, लगभग 79% आपका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरल कीजिए, यहाँ पर सरल करना है। 9 की घात -2 गुणे 3 की घात 5 गुणे 5 घात -2 की घात 3 बटा 3 घात -3 की घात 4 गुणे 5 घात 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 9 की घात -2 है, 3 की घात 5 है और गुणे 5 घात -2 है, तो जो माइनस की घात है पहले इसको हम प्लस में बनाएंगे, और जो प्लस में है इसको हम प्लस में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 की घात 5 है, इसको 3 की घात 5 ऊपर करेंगे और नीचे आपका हो जाएगा ये जो 9 की घात -2 है दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 1/9 की घात +2 लिख सकते हैं, तो 1/9 की घात +2 लिख सकते हैं। तो 3 की घात 5 को ऊपर लिखेंगे तो नीचे हम लिख सकते हैं 9 की घात +2। इसी तरह से 5 की घात जो -2 है और आगे घात 3 है, 3 दूनी 6, -6 हो जाएगा, मतलब 5 की घात जो -6 है इसको हम प्लस में बनाएंगे तो 1/5 की घात 6 लिख सकते हैं, तो इसमें बटे के रूप में 5 की घात 6 यहाँ पर लिख देंगे, और इसके नीचे बटा यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है। 3 की घात -3 की घात 4 है, 4 3 12, 3 की घात -12 है और ये 5 की घात 4 है, तो 5 की घात 4 ऊपर लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे 3 की घात +12। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 की घात 5 गुणे यहाँ पर
3 की घात 12 लिखेंगे, जो सबसे नीचे है, पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा, इस तरह से कर देंगे। 3 की घात 12 ऊपर हो गया, और नीचे आपका हो जाएगा, नीचे आपका क्या बचेगा, 9 की घात 2 बचेगा, गुणे 5 की घात 6 बचेगा, गुणे 5 की घात 4 बचेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 9 की घात 2 जो है दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3, 9 को हम 3 की घात 2 लिख सकते हैं, और 2, 2 का गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 3 की घात 4 इसको हम लिख देंगे। तो 3 की घात 5 गुणे 3 की घात 12 बटा 3 की घात 4 इसको लिख देंगे, और गुणे 5 की घात 6 गुणे 5 की घात 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, 3 की घात 5 और 3 की घात 4 ये कट जाएगा, 3 यहाँ पर बचेगा, 3 की घात 1 या फिर 3 आप कह सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 3 की घात 12 है, और नीचे 5 की घात 6 और 4 है, 6 4 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 की घात 12, 1 मिनट, 3 की घात 12 हो जाएगा बटा 5 की घात 10 हो जाएगा। और ये 3 अभी बचा हुआ है, 3 की घात 12 के बगल में, तो 3 की घात 13 हो जाएगा। 12 में 1 जुड़ जाएगा, गुणम घातें जुड़ती हैं, तो 3 की घात 13 बटा 5 की घात 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाए, 3 की घात 13 बटा 5 की घात 10। कॉपी में आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए। निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है, चलिए बताइए कौन सा युग्म यहाँ पर गलत है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन गलत है, श्रद्धानंद का श्रद्धधन आनंद लिखा गया है, इसका श्रद्धाधन आनंद होना चाहिए। असरफियां लूटे और कोयले पर मोहर, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका अर्थ होगा दोस्तों, बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, आप लोग जल्दी से बताइए कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो यहाँ पर सभी शुद्ध हैं, डी ऑप्शन, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ये अशुद्ध है। शुद्ध रूप होगा रात उसके प्राण पखेरु उड़ गए, रात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंदर्प, पंचसर और पुष्पधनवा यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, देखिए किस टाइप के प्रश्न पेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। आप लोग यहाँ पर जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कामदेव, कंदर्प, पंचसर, पुष्पधनवा यह कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स। ए मैन ऑफ हिस्ट्रा, ए मैन ऑफ हिस्ट्रा का मतलब जिसका कोई स्वयं का विचार या अधिकार नहीं होता, जो नाम का नेता या मोहरा होता है। तो इसके लिए सही शब्द ए पपेट हो जाएगा, कठपुतली हो जाएगा, इसका मतलब होता है एक कठपुतली। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई ए करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कैन ओशियर, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट स्पेलिंग लिखा गया है ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ रेबिट, रेबिट का कौन सा एंटोनिम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, रेबिट का मतलब होता है कट्टर या उग्र, और फेनेटिक का मतलब भी होता है कट्टर, तो यह ए ऑप्शन आपका एंटोनिम नहीं होगा, इसलिए ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, पैसेज के आधार पर नीचे प्रश्न पूछा गया है, तो चलिए जल्दी से पैसेज को पढ़ लेते हैं। द सेल्फ पोर्ट्रेट इज नथिंग न्यू, पेंटर्स एंड फोटोग्राफर्स हैव ऑलवेज used themselves as subjects. Today, however, almost everyone walks around with a camera in his or her pocket. This is because most cell phones have cameras on them. The fact that most people have cell phone cameras with them all the time has led to the rise of the selfie. A selfie is a self portrait usually taken with a cell phone. Since the pictures are usually taken on a cell phone, many people tend to share these photographs with friends and even strangers on different social networking websites. Some people used to share
Selfies include Instagram, Snapchat, and Facebook. People usually take selfies when they are engaged in normal day-to-day activities. They take selfies of their commutes to work or school. People take selfies of themselves eating. Other people take selfies to show what they are wearing or whom they are hanging out with. यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है पैसेज के आधार पर, विच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज। तो किस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को इस पैसेज में मेंशन नहीं किया गया है, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर ट्विटर के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इज सेल्फ पोर्ट्रेट ए न्यू थिंग, क्या सेल्फ पोर्ट्रेट कोई नई चीज है? तो राइट आंसर हो जाएगा नो, इट्स हैज एक्सिस्टेड सिंस लॉन्ग, यह बहुत पहले से है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2001 की किन तारीखों को बुधवार था? कैलेंडर संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। 2021 के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, 2001 के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। अप्रैल 2001 की किन तारीखों को बुधवार था? तो 2001, इसको हम 2000 और एक साल में इसको हम चेंज कर सकते हैं। 2000 के लिए 2000 में कितने विषम दिन होंगे, पहले इसको लिखेंगे। उसके बाद एक साल में कितने विषम दिन होंगे अलग अलग महीनों का, उसके बाद इसमें हम 7 से भाग कर देंगे। ठीक है, जितने विषम दिन आएंगे वही हमारा आंसर होगा। 0 आता है तो रविवार माना जाता है, 0 विषम दिन के लिए रविवार, 1 के लिए सोमवार, 2 के लिए मंगलवार, 3 के लिए बुधवार। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले 2000 है, तो 2000 के लिए इसमें हम 400 से भाग करेंगे तो 0 शेष बचेगा, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। प्लस 1 ईयर जो है, एक साल जो है, इसमें हम जनवरी शुरू करते हैं, जनवरी फिर फरवरी, इसके बाद मार्च, अप्रैल, 1 अप्रैल तक लेंगे बस। ठीक है, 1 अप्रैल तक, क्योंकि अप्रैल 2001 की तारीख के बारे में पूछा गया है, और बटा 7 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 है 2000 के लिए, प्लस जनवरी में, जनवरी 31 का महीना होता है, जनवरी 31 का होता है, तो इसमें हम 7 से भाग करेंगे 31 में, तो कितने शेष बचेगा, कितना विषम दिन बचेगा? तो इसमें 3 विषम दिन बचेगा, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। प्लस इसी तरह से हम देखेंगे फरवरी में हम, ये लगभग 28 का होता है, तो 28 में इसमें हम भाग करेंगे 7 से, तो इसमें 0 विषम दिन बचेगा, क्योंकि 7 चौको 28 कट जाएगा। इसी तरह से मार्च में देखेंगे 31 का महीना होता है, 7 से भाग करेंगे तो इसमें भी 3 विषम दिन बचेगा। प्लस अप्रैल आता है, 1 अप्रैल है, तो 1 यहाँ पर लिखेंगे, बटा 7 कर देंगे, 3 3 6 1 7, तो 7 बटा 7 बराबर 0 शेष दिन बचेगा, इसमें कट जाएगा। 0 शेष का मतलब रविवार होगा। कौन सा दिन होगा? 1 अप्रैल 2001 की किन तारीखों को बुधवार यहाँ पर पूछा गया है, तो 1 अप्रैल 2001 को रविवार होगा। 0 का मतलब रविवार। और किन तारीखों को बुधवार होगा? तो रविवार के बाद, 1 के बाद 2 को क्या होगा? सोमवार, 3 को मंगलवार, 4 को बुधवार होगा। 4 को बुधवार होगा तो 7 दिन बाद फिर से बुधवार होगा, तो 4 में 7 जोड़ देंगे, तो 7 4 11 हो जाएगा, 11 में 7 जोड़ देंगे 18 हो जाएगा, 18 में 7 जोड़ देंगे 25 हो जाएगा। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बरखा और चंद्रेश भाई बहन हैं, मनीष के 2 बच्चे हैं। तो बरखा और चंद्रेश भाई बहन है, ये बहन है ये भाई है। ठीक है, मनीष के 2 बच्चे हैं और वह सुरेश का बेटा है, जो हंसा का ससुर है। तो देखिए दोस्तों, सुरेश जो है ये हंसा का ससुर है। मनीष के 2 बच्चे हैं और वह सुरेश का बेटा है, तो सुरेश का बेटा मनीष है, तो इसका मतलब हंसा और मनीष, इसका रिलेशन है पति पत्नी का, क्योंकि सुरेश हंसा का ससुर है। हंसा का एक ही बेटा है, चलिए इसका एक बेटा यहाँ पर चंद्रेश हो सकता है। चंद्रेश सुरेश का दामाद नहीं है,
चंद्रेश सुरेश का दामाद नहीं है। बरखा सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए चंद्रेश सुरेश का दामाद नहीं है, ये भी सही है। बरखा सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? तो बरखा यहां पर है, सुरेश यहां पर है, यह किस प्रकार से संबंधित है? तो यह दोस्तों पोती के रूप में संबंधित है। किसके रूप में? पोती के रूप में संबंधित है, क्योंकि हंसा का ये बेटा है तो इसका भी बेटा होगा, मनीष का भी, और ये मनीष की बेटी होगी, हंसा की बेटी होगी, और मनीष का पिता सुरेश है तो सुरेश की ये पोती होगी। तो पोती आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। प्रश्न यहां पर दिया गया है 3 कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। कुछ रेलगाड़ियां सड़कें हैं। कुछ रेलगाड़ियां क्या हैं? सड़कें हैं। कोई सड़क जंगल नहीं है। कोई सड़क जंगल नहीं है। सभी फूल जंगल हैं। सभी फूल क्या हैं? जंगल हैं। ये फूल हैं और ये जंगल हैं। अब यहां पर बताना है कुछ रेलगाड़ियां फूल हैं, कुछ रेलगाड़ियां फूल हैं, ये तो गलत है पहला कथन। कुछ रेलगाड़ियां जंगल हैं, कुछ रेलगाड़ियां जंगल हैं, ये भी गलत है। कुछ फूल रेलगाड़ियां हैं, कुछ फूल रेलगाड़ियां हैं, ये भी गलत है। कोई सड़क फूल नहीं है, कोई सड़क फूल नहीं है, ये आपका सही है, बिल्कुल दूर दूर है। तो यहाँ पर चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल चौथा अनुसरण करता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 6 2 8, 6 2 8 3 11, 4 2 6 5 11, 6 5 11 1 12। यहाँ पर इसका योग 12 हो रहा है, अन्य सभी का 11 हो रहा है। 7 2 9 2, 7 2 9 1 10 1 11। तो इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर विषम है। भारतीय सेना के लिए पहले अस्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? आप लोग जल्दी से बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। इस प्रश्न में 2 कथन ए और बी दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारण या सामान्य कारण के प्रभाव हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। बेहतर रेलवे नेटवर्क जैसे नई रेलवे लाइनें बनाने के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि हुई है। हवाई यात्रा चुनने वाले यात्रियों की संख्या में काफी गिरावट आई है। यदि दोनों कथन ए और बी किसी सामान्य कारण के प्रभाव हैं, यदि कथन बी कारण है और कथन ए इसका प्रभाव है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यदि दोनों कथन ए और बी स्वतंत्र कारण है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यदि दोनों कथन ए और बी स्वतंत्र कारण है। पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा छठा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, छठा। नेक्स्ट है संग्रह राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक दुनिया भर के 76 देशों के खाद्य नियामक प्राधिकरणों का एक व्यापक डेटाबेस है। संग्रह ने केवल हिंदी और अंग्रेजी में बल्कि 6 भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। संग्रह न केवल हिंदी व अंग्रेजी में बल्कि 6 भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। निम्नलिखित में से किस भाषा में उपलब्ध नहीं है, आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़िया में यह उपलब्ध नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने हाल ही में IBSA विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है?
ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम का नाम बताएं। आप लोग जल्दी से बताइए, वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम का नाम बताएं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जन जन साक्षर। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जन जन साक्षर। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ पर 100 प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। आप लोग कमेंट करके बताइए 100 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। देखिए दोस्तों, 2023 का यह पेपर है। इस बार जो पेपर हुआ था 2023 में, काफ़ी कठिन प्रश्न आया था। इसके पहले जो पेपर हुआ था वे सभी पेपर सामान्य थे, सभी सामान्य प्रश्न पूछे गए थे। और 2023 का जो पेपर था, ये इसका जो स्तर था थोड़ा कठिन था। लेकिन इस बार 2025 में जो पेपर होगा उसका स्तर सामान्य ही रहेगा, क्योंकि ये पीईटी की परीक्षा है। बार बार इस तरह से इसका लेवल हार्ड नहीं करेंगे। तो उम्मीद यही है कि 2025 में लेवल थोड़ा आसान ही रहेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए यहाँ पर 100 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।